हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू वी मेड एजुकेशन। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एनाटमी और फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटमी और फिजियोलॉजी के गाइस यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने को मिलेंगे और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। गाइस, इन क्वेश्चन में एक एक जो स्टेटमेंट होगी उसका भी एक अलग से मीनिंग होगा। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लेक्चर सीरीज ये होने वाली है। अराउंड 1000 के अराउंड मैं यहाँ पर जो आपके एनाटमी और फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं पहले 50 क्वेश्चंस उनमें से डिस्कस करूँगा, फिर नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन आपके अपकमिंग वीडियोस में आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फिजियोलॉजी की डेफिनेशन से हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो, बैचलर में हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पर आपका वुमेन से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइज। सो अगर अब तक आपने आपका अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो सीरीज को पूरा फॉलो करना। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की बेस्ट डेफिनेशन यहाँ पर पूछी गई है। सो पहला इसमें ऑप्शन दिया है द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू एंड सेल्स। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया कि जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू एंड सेल। गाइस, ये आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू और सेल्स को तो हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू इज हिस्टोलॉजी। देन सेकंड ऑप्शन इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी इज वर्क। तो फिजियोलॉजी की बेस्ट डेफिनेशन यहाँ पर बी बनती है, क्योंकि जो हमारा हाउ बॉडी वर्क, कैसे हमारी बॉडी काम करती है, वही तो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, ऑल द केमिकल प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द ऑर्गेनेलिज ऑफ द सेल बॉडी, सेल्स। सो गाइज, ये आपकी मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है। सो नेक्स्ट इज द बॉडीज ऑटोमेटिक टेंडेंसी टू मेंटेन ए रिलेटिवली कॉन्स्टेंट इन इंटरनल एनवायरनमेंट। कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना बाय द बॉडी, इट्स होम्योस्टेटिस की ये डेफिनेशन है। सो गाइज, एक सिंगल क्वेश्चन से आपका चार आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। सबसे पहली हिस्टोलॉजी, नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी, और थर्ड जो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हुई यहाँ पर, ये आपका मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है। और लास्टली ये ऑटोमेटिक टेंडेंसी टू मेंटेन रिलेटिवली कांस्टेंट इन होम्योस्टेटिस की डेफिनेशन है। सो एक सिंगल क्वेश्चन से आपके यहाँ पर मल्टीपल स्टेप्स कंप्लीट हो रहे हैं। सो गाइज, इस वीडियो लेक्चर सीरीज की एक यही खास बात है और इसीलिए मैं आपके सामने ये प्रेजेंट करना चाहता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टेंडन्स एंड लिगामेंट कंपोज्ड ऑफ। अब टेंडन्स क्या होते हैं, लिगामेंट क्या होते हैं। बोन टू बोन जो कनेक्ट करता है वो आपका लिगामेंट होता है, ओके। टेंडन होता है, टेंडन्स क्या होता है, जो बोन्स को मसल से जोड़ता है। एक टेंडन, एक लिगामेंट, ये आपका टेंडन हुआ। सो क्वेश्चन में पहले मैंने आपको टेंडन्स और लिगामेंट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट किया है। अब ये दोनों किस चीज़ से कंपोज्ड होते हैं। सो पहला ऑप्शन है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, लास्ट इज एपिथेलियल टिश्यू। पहला डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज द राइट आंसर, क्योंकि जो बोन्स, जो लिगामेंट और टेंडन्स होते हैं हमारे, वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब डेंस मतलब एक एकत्रित किए हुए बहुत सारे जो माइक्रोफाइबर्स होते हैं उनसे कनेक्टिव टिश्यू बनता है, जो आपका डेंस। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू आपका ब्लड होता है, और टेंडम और लिगामेंट्स का तो इससे, टेंडन्स और लिगामेंट का तो ब्लड से कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है। मस्कुलर टिश्यू भी नहीं, क्योंकि काफ़ी डेंस कनेक्टिव टिश्यू से आपके टेंडन और लिगामेंट बने होते हैं। और एपिथेलियल टिश्यू होता है जो आपकी आउटर स्किन होती है, जबकि पूरी बॉडी को कवर करती है, उसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेजर रोल फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया इज। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी सेल ऑर्गेनली होती है, उसका इनमें से कौन सा एक मेजर फंक्शन है, मेजर रोल है।
सो पहला ऑप्शन है ट्रांसक्राइब द इंफॉर्मेशन इन डीएनए। ट्रांसक्राइब द डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए टू आरएनए, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और माइटोकॉन्ड्रिया का ट्रांसक्रिप्शन में कोई रोल नहीं होता, सो पहला आंसर नहीं हो सकता। प्रोड्यूस एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोडक्शन इज द मेजर रोल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड। गाइज प्रोटीन का बनना फ्रॉम अमाइनो एसिड, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें भी कोई रोल नहीं है। यूज एंजाइम्स टू लाइज मॉलिक्यूल्स, ये आपका लाइसोसोम का काम होता है, जो कि एंजाइम से लाइज करते हैं अदर मॉलिक्यूल्स को। फोर्थ क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कुछ आपके चार ऑप्शन में, जैसे प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉस्फोलिपिड्स, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी सेल्स की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं, उनमें से इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती। प्रोटीन हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड फॉर्म में होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स की तो डबल लेयर फॉस्फोलिपिड्स से तो बनी ही होती है। तो गाइज ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनली होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स डेट फाउंड इन टेंडन्स आर कॉल्ड। टेंडन्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, टेंडन्स क्या होते हैं। अब जो सेल्स जो कि टेंडन में पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट गाइज वो सेल्स होती हैं जो कि बोन की फॉर्मेशन करती है। एडिपोसाइट्स आर द फैट कंटेनिंग टिश्यू, इज नॉट रिलेटेड विद टेंडन्स। हिमेटोब्लास्ट जो सेल्स ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करती हैं उन्हें कहते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर फिब्रोब्लास्ट जो कि द सेल्स डेट फाउंड इन टेंडन्स में जो सेल्स पाई जाती हैं, फिब्रोब्लास्ट। और ब्लास्ट जो हमारा सुफिक्स होता है, जो डिवाइडिंग सेल होती है, जो कुछ फॉर्मेशन करती है सेल्स, उसे हम इमैच्योर सेल कहते हैं या ब्लास्ट सेल उसी को कहते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट ए सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। अब सेल मेम्ब्रेन, जैसे पहले एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्वेश्चन था, ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन का भी एक क्वेश्चन है ये। इसमें भी जो कंपोजिशन के बारे में ही पूछा गया है, बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है। पहला ऑप्शन है लिपिड। लिपिड बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, प्रोटीन भी पाए जाते हैं, बट राइबोसोम यहाँ पर नहीं पाए जाते। लिपिड मिलते हैं, कोलेस्ट्रॉल मिलते हैं, प्रोटीन भी वैसे मिलते हैं, प्रोटीन वैसे क्या मिलते ही हैं। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना, नेक्स्ट जो आपके ऑप्शन है उसमें साइटोप्लाज्म एक्स्ट्रा दिया गया है और नीचे फिर साइटोप्लाज्म फिर आपका एक्स्ट्रा दिया गया है। सो बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन गाइस दो प्रकार की होती है, एक माइटोसिस एंड मियोसिस। जो आपका माइटोसिस होता है, माइटोसिस में जो सेल है, अगर 2n किसी सेल की प्लॉइडी है तो वो 2n ही रहती है। मियोसिस में अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है किसी सेल में तो n हाफ हो जाते हैं, और मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस हमारी जर्मिनल सेल्स होती हैं उनमें होती है। माइटोसिस हमारी जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, जो जर्नल बॉडी की फॉर्मेशन करती हैं, उनको सोमैटिक सेल कहते हैं। और व्हाट इज द पर्पज, अब मियोसिस का पर्पज टू प्रोड्यूस डीएनए। ऑप्शन पहला डीएनए नो, क्योंकि जो सेल्स माइटोसिस करती हैं उनमें भी तो डीएनए होता है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। सोमैटिक सेल, मियोसिस से सोमैटिक सेल्स प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि सोमैटिक सेल्स माइटोसिस से डिवाइड करती हैं और माइटोसिस से प्रोड्यूस होती हैं। डिप्लॉइड सेल, मियोसिस से डिप्लॉइड सेल नहीं बनती, मियोसिस इज ए रिडक्शनल डिवीजन, सो ये भी नहीं। हैप्लॉइड सेल प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ मियोसिस, द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज रीड फ्रॉम डीएनए एनकोडेड एंड ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द न्यूक्लियस नोन एज। देखो गाइस, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है। डीएनए कभी कभार आरएनए भी पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल, बट मोस्टली डीएनए होता है। और डीएनए से क्या बनता है, आरएनए,
आरएनए से प्रोटीन, अमाइनो एसिड, जो कि फिर फर्दर एक्सप्रेस होता है। ओके, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक्सप्रेस होती है। सो इसी पूरे उसको हम प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज रीड फ्रॉम डीएनए टू आरएनए बनना न्यूक्लियस के बाहर। सो ये प्रोसेस है डीएनए से आरएनए बन के एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है। सो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। अगर ऑप्शंस की बात करूँ, ट्रांसलेशन इज फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन, एनकोडिंग इज नॉट कंसर्न, कैटालिसिस यू नो, एंजाइम्स कैटालिसिस अदर थिंग होती है। इन द राइबोसोम ऑफ ए सेल द mRNA इज रीड टू प्रोड्यूस द पर्टिकुलर अमाइनो एसिड सीक्वेंस फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। व्हाट इज दिस प्रोसेस? अब mRNA से प्रोटीन को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन इज फ्रॉम RNA टू प्रोटीन, mRNA टू ट्रांसफॉर्मेशन इनटू प्रोटीन्स। सो यहाँ पर तीन चीज़ें, डीएनए से क्या बनेगा आरएनए, आरएनए से क्या बनेगा प्रोटीन या अमाइनो एसिड। सो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन कंबाइंड नोन एज सेंट्रल डोग्मा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम द बेस पेयरिंग, विच ऑफ द बेस पेयरिंग इन डीएनए वुड बी करेक्ट। जैसे जो हमारा डीएनए होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होती है, आपस में जो बेस पेयर जुड़े होते हैं, उसके बेस ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो डीएनए में क्या होता है, एडनिन किसके साथ जुड़ा होता है, थाइमिन के साथ। साइटोसिन किसके साथ जुड़ा होता है, ग्वानिन, ATCG। आरएनए में क्या होता है, ग्वानिन की जगह पर क्या आ जाता है, सॉरी थाइमिन की जगह पर आपका यूरासिल आ जाता है, ये आरएनए में आता है। तो करेक्ट बेस पेयरिंग किस में होती है, AT जो पहला आंसर है आपका वही करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि एडनिन हमेशा थाइमिन के साथ या फिर यूरासिल के साथ मिलेगा, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ। और बॉन्डिंग की बात करूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनमें, A और T के साथ में डबल बॉन्डिंग होती है, C और G के साथ में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा स्टेबिलिटी डीएनए को प्रोवाइड करता है। What would be the concentration of solution that cause red blood cell placed it to swell? अब कैसा सोल्यूशन होगा जिसमें हम एक रेड ब्लड सेल्स आरबीसी को रखें ताकि वो स्वेल कर जाए। तो तीन तरीके के हमारे पास सोल्यूशन होते हैं, जैसे हाइपोटोनिक, जब कंसंट्रेशन उसमें सोल्यूट की कम होती है फ्रॉम द सराउंडिंग, आइसोटोनिक व्हेन दोनों तरफ इक्वल कंसंट्रेशन हमारी होती है, हाइपरटोनिक जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन हमारी सेल्स के अंदर या फिर एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा होती है, आइसोस्मोटिक इज आल्सो जस्ट लाइक आइसोटोनिक। सो यहाँ पर एक आरबीसी है हमारे पास, ये आरबीसी है, इसको हम कैसे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रखें कि ये स्वेल कर जाए। स्वेल कब करेगी, समझो ये वाटर है चारों ओर, एक ये आरबीसी है, आरबीसी के अराउंड वाटर है। तो स्वेल करने के लिए का मतलब, स्वेल करने का मतलब ये है कि वाटर इन हो, इसमें मतलब सेल के आरबीसी के अंदर वाटर जाए, और अंदर वाटर जब जाएगा तब अगर सराउंडिंग में सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है कम होगी, यानी जो सराउंडिंग का सॉल्यूशन है वो आपका हाइपोटोनिक होगा। अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में नहीं रखेंगे तो जो सराउंडिंग का वाटर है वो सेल के अंदर घुस जाएगा और सेल हमारा स्वेल हो जाएगा। So first is the right answer. Next, where are the sebaceous gland are found? Sebaceous gland आपके जो इन द डर्मिस पाए जाते हैं, जो हमारी ऊपर एपिथेलियल होती है, एपिडर्मा होती है, उसके नीचे जो स्किन लेयर होती है, इसमें हमारे sebaceous gland पाए जाते हैं इन द डर्मिस। On which part of the integument is the most body's normal flora? नॉर्मल फ्लोरा जो होता है बॉडी का हमारी, एज यू नो, जो आउटर स्किन होती है उस पर हमारा नॉर्मल फ्लोरा, जो बैक्टीरिया जो हमें हार्म नहीं करते वो रहते हैं, तो वो एपिडर्मिस पर रहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बोन डेट इज एम्बेडेड विद इन टेंडन? कौन सी ऐसी बोन है, बहुत ही छोटी बोन जो हमारी होती है, जो कि एक
इनटू ए टेंडम ही पाई जाती है। बहुत ही स्मॉलेस्ट बोन हमारे ईयर ऑसिकल्स की होती है वैसे तो, बट सिस्मोइड ऐसी बोन होती है जो कि एक टेंडम में ही पाई जाती है। what is the what is contained within the medullary canal of a long bone। तो हमारी लंबी बोन होती है उसकी मेडुलरी कनाल में आप सभी ने सुना होगा कि लॉन्ग बोन्स में हमारा बोन मैरो पाया जाता है या फिर मैरो पाया जाता है। अदर ऑप्शन जैसे ट्रेबिकुले, लेमिले, ओस्टियोब्लास्ट एंड क्लास, ये अदर स्ट्रक्चर्स हैं आपके। What is the structure attached to one bone to other bone? वन बोन टू अदर बोन आपका बोन टू बोन आपका लिगामेंट अटैच होता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। ब्लड सेल फॉर्मेशन हेमेटोपोइसिस अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ब्लड सेल फॉर्मेशन यानी हेमेटोपोइसिस आपका रेड मैरो में होता है, रेड जो बोन मैरो होता है उसमें होता है। ऑन व्हाट बोन डज द एस्टाबुलम अकर। एस्टाबुलम कैविटी कहाँ होती है? जो हमारी पेल्विस रीजन होता है, पेल्विस रीजन में जहाँ पर फीमर बोन जुड़ती है, जो हमारी थाई बोन होती है वो जुड़ती है पेल्विस में, तो वहाँ पर आपकी एस्टाबुलम कैविटी पाई जाती है। एंड ग्लिनोइड कैविटी आपकी जो ह्यूमरस बोन होती है, हाथ वाली जो बोन होती है, फोर आर्म की जो बाजू वाली बोन होती है, वो जहाँ पर जुड़ती है पेक्टोरल गडल्स में, वहाँ पर आपको ग्लिनोइड कैविटी और ग्लिनोइड कैविटी मिलती है। एस्टाबुलम कैविटी आपको पेल्विस में मिलेगी जहाँ पर फीमर जुड़ती है। स्मूथ मसल इज डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटल मसल बिकॉज स्मूथ मसल स्केलेटल मसल से कैसे डिफरेंट है? इज फाउंड इन वॉल ऑफ आर्टरीज, ये कोई डिफ्रेंशिएट वाली बात नहीं हुई। कैन बी वॉलेंट्री एंड constricted, has many nuclei, has intercalated disc between cells। स्मूथ मसल और अगर हम स्मूथ मसल का और स्केलेटल मसल का अगर कंपैरिजन करें हम, तो इंटरकलेटेड डिस्क का तो जिक्र ही नहीं होता। हैज़ मैनी न्यूक्लियाई इन द सेल्स, कैन बी वॉलेंट्री एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। स्मूथ मसल्स हमारी वॉलेंट्री नहीं हो सकती। इज फाउंड इन वॉल ऑफ आर्टरीज इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल स्ट्रक्चर्स इज द लार्जेस्ट इनमें से मसल्स का स्ट्रक्चर देखें तो फेसिकल्स हमारा लार्जेस्ट होता है, क्योंकि फेसिकल्स में बहुत सारे मसल्स फाइबर ज्वाइन करके एक फेसिकल बनता है, एक बंडल ऑफ फाइबर्स जिसे हम कहते हैं। व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का आपका जो एंड प्रोडक्ट होता है, एज यू नो कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्टली जो हमारा मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड फॉर्म में जैसे हमारी स्टार्च होती है, सेलुलोज होती है, तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है? मोनोसेकेराइड इज द एंड प्रोडक्ट, क्योंकि मोनोसेकेराइड। और अदर ऑप्शन की बात करूँ, ग्लूकोज यहाँ पर ऐसे ये भी ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि ग्लूकोज भी तो एक मोनोसेकेराइड है। सो दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेजर सेल टाइप इन द लीवर में कौन सी जो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स पाई जाती हैं? सो लीवर को हम जैसे हेपेटिक भी बोलते हैं, सो हेपेटोसाइट इज द आंसर। जो अदर ऑप्शन है लाइक कुफर सेल भी हमारे लीवर में पाई जाती हैं, बट दीज आर फ्यू इन नंबर, दीज आर मैक्रोफाजेज। एपिथेलियल सेल, नोड्स, सिग्नोइड्स इज नॉट आंसर। तो हेपेटोसाइट्स इज द मेजॉरिटी ऑफ सेल्स दैट फाउंड इन द लीवर। व्हाट मॉलिक्यूल्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलिसिस। प्रोटीन हाइड्रोलिसिस के बाद हमारा फाइनली हमें क्या मिलते हैं? प्रोटीन हाइड्रोलिसिस के बाद हमें अमाइनो एसिड मिलते हैं। मोनोग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये हमारी लिपिड का डाइजेशन में मिलेंगे। मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड ये हमारा कार्ब्स के डाइजेशन में मिलेंगे। अमाइनो एसिड हमारा राइट आंसर है, जो कि प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस से, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बनते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल साल्ट। बाइल साल्ट जो कि हमारा लीवर में बनता है, उसके बाद गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, उसका काम क्या होता है? बाइल साल्ट का काम होता है टू एमल्सीफाई लिपिड के एमल्सिफिकेशन में, लिपिड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ए लोब्यूल ऑफ लीवर कंटेन सेवरल ब्लड वेसल्स विच आर कैरीज द न्यूट्रिशंस
एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पोर्टल सिस्टम, जो हमारा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है वहाँ से ये क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी जो हमने खाया है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद जितनी भी ग्लूकोज, प्रोटीन्स, कोई भी मेडिसिन है, ड्रग है, वो अल्कोहल है, वो सारा अब्जॉर्ब होके हमारे पोर्टल वेन के थ्रू, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ जाएगा? लीवर में जाएगा। लीवर उसको फिर डिटॉक्सिफाई करता है और जो फर्दर प्रोसेस रहती है वो सारा लीवर हैंडल करता है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो टू लीवर कैरी होते हैं। नेक्स्ट, विच ग्लैंड और ऑर्गन रिलीज एरिथ्रोपोइटिन? एरिथ्रोपोइटिन जब हमारे बॉडी को मतलब एरिथ्रोसाइट बढ़ानी है, आरबीसी बढ़ानी है, उस टाइम पे हमारा एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है। और एरिथ्रोपोइटिन is released from the kidney is the right answer. From where the antidiuretic hormone and oxytocin release? एंटीडायबिटिक हार्मोन एडीए और ऑक्सीटोसिन हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, उसके पोस्टीरियर लोब से निकलता है। एंटीरियर लोब से अलग हार्मोन निकलते हैं, पोस्टीरियर से अलग निकलते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। What hormone is produced by parafollicular cells of thyroid gland? थायराइड ग्लैंड की जो पैराफोलिकुलर सेल्स होती हैं वो हमारी कैल्सीटोनिन रिलीज करती हैं, और कैल्सीटोनिन हमारा एक कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बॉडी में रेगुलेट करता है। और थायराइड ग्लैंड T3 और T4 भी सिक्रीट करता है, जो कि हमारे बॉडी के नॉर्मल जो बेसल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, which of the following hormone cannot cross placenta or cannot cross the plasma membrane? कौन से हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते, यानी जिनके टारगेट होता है, रिसेप्टर होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही होते हैं। सो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिनके जो टारगेट ऑर्गन होते हैं, टारगेट ऑर्गन की जो रिसेप्टर होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं, न कि वो सेल के अंदर घुस नहीं सकते। सो ऐसे हार्मोन्स जो अमाइनो एसिड बेस्ड हमारे हार्मोन्स होते हैं वो मतलब सेल के अंदर नहीं जाते, वो बाहर से ही एक्ट करते हैं, उनके रिसेप्टर सेकेंडरी मैसेंजर का वहाँ पर यूज होता है। और जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो सीधा हमारे सेल्स के न्यूक्लियस पर एक्ट करते हैं, इनमें सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं होती। जितने सेक्स हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, स्टीरॉयड्स हैं, दीज आर ऑल दैट can pass the plasma membrane of the cell. Which cells produce insulin? इंसुलिन कौन सी, जो हमारा पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज की कौन सी सेल होती हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं? जो 18 मार्च को गाइस पेपर हुआ था आपका एलटी के लिए, जूनियर एलटी के लिए, फॉर PGI-MR चंडीगढ़ में। सो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, इंसुलिन कौन सी जो पेनक्रियाज की सेल्स होती हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं? सो पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस होती हैं वो हमारी इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं। और इंसुलिन क्या करता है? हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। और अल्फा सेल होती हैं जो वो हमारी ग्लूकागोन नाम का एक हार्मोन होता है वो सिक्रीट करती हैं, और ये क्या करता है? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है। सो एक्नी सेल्स हैं वो अलग, पैराफोलिकुलर सेल ऑफ थाइमस हैं वो, उनके अलग फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन का क्या फंक्शन है? एनहांस द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल्स। ये आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है? अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, यानी सेल्स में उसको भेजता है, सेल्स यूज करती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जैसे प्रमोट ग्लाइकोजिनोलिसिस, ये इंसुलिन का काम नहीं है। प्रमोट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, नई ग्लूकोज फ्रॉम अदर सब्सटेंस, ये भी। रेज द ब्लड शुगर लेवल, नो, इंसुलिन लोअर डाउन द ब्लड शुगर लेवल। और जिनमें फिर इंसुलिन नहीं बनता उनमें फिर डायबिटीज मेलाइटस जिसे हम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन कौन सा जो ग्लैंड सिक्रीट करता है?
पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट होता है हमारा, पोस्टीरियर पार्ट का, जैसे मैंने आपको बताया अभी, दो हार्मोन्स बताए थे, ADA और ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन। बट एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा ग्रोथ हार्मोन्स और बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट करता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रोड्यूस्ड बाय किडनी, किडनी में कौन सा सिक्रीट नहीं होता इनमें से? फर्स्ट ऑप्शन इज एल्डोस्टेरोन, नेक्स्ट इज रेनिन, एथ्रोपोइटिन एंड कैल्सिटरॉल। तो एल्डोस्टेरोन ऐसा हार्मोन्स है जो कि किडनी में सिक्रीट नहीं होता। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्यूब दैट कनेक्टेड टू द ब्लैडर टू किडनी? अब ब्लैडर से किडनी को जो जोड़ता है वो क्या कहते हैं? उसे हम यूरेटर कहते हैं। किडनी, ये जो दो ऊपर किडनी बनाई है जैसे मैंने, और ये ऐसे ब्लैडर को जो जोड़ती हैं, यूरिनरी ब्लैडर को, दीज आर यूरेटर्स। यूरेथ्रा जो हमारा ब्लैडर से जो निकलती है उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। कलेक्टिंग डक्ट इज ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, रेनल ट्यूबल्स इज आल्सो ए पार्ट ऑफ रेनल स्ट्रक्चर्स। व्हाट डज द रेनल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? रेनल सिस्टम जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन 2 किडनीज, राइट। 2 यूरेथ्रास, यूरेथ्रा गाइस 2 नहीं होते, यूरेथ्रा एक ही होता है। नेक्स्ट 2 एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड ठीक है 2 किडनी 1 यूरेटर, यूरेटर गाइस वो जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ट्रैवल करती है उन्हें कहते हैं, 2 होती हैं, 2 किडनी 2 यूरेटर्स। नेक्स्ट ऑप्शन इज 2 एड्रिनल ग्लैंड, राइट, 2 किडनी, राइट, 2 यूरेटर, राइट, 2 यूरेथ्रा, यूरेथ्रा 2 नहीं होती, एक होती है। नेक्स्ट ऑप्शन इज 2 किडनी 1 यूरेथ्रा 1 ब्लैडर एंड 2 यूरेटर्स। D is the right answer. What part of the renal tubules does not reabsorb water? Reabsorption of the water किस ट्यूबल्स में नहीं होता? The JG apparatus, no. The ureter, no. The ascending limb of the loop of Henle is the right answer. नीचे से ये जो ऊपर जाती है हमारी लूप ऑफ हेनले, अगर आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा है सो ये डिसेंडिंग होती है, ये असेंडिंग होती है। डिसेंडिंग जो होती है हमारी उसमें हाइपरटोनिक यूरिन होता है, हाइपरटोनिक मतलब जिसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, और असेंडिंग होती है इसमें हाइपो होता है क्योंकि इसमें वाटर का रिएब्जॉर्प्शन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है वो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2? एंजियोटेंसिन का हमारा क्या फंक्शन होता है? रास सिस्टम अगर आपने पढ़ा है एक्सक्रीटरी में तो वहाँ से ये क्वेश्चन है। काज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सिस्टेमिक आर्टरीज, cause collecting ducts to become permeable to water, cause the formation of ANF, cause the constriction of efferent arterioles। सो फर्स्ट आपका आंसर रहता है क्योंकि जब हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो हमें जो रास सिस्टम एक्टिवेट होता है जो कि हमारा कंस्ट्रिक्शन ऑफ सिस्टेमिक आर्टरीज करता है टू राइज और BP अगेन। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट फिल्ट्रेट ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन, nephron is the structural and functional unit of the kidney. To which of the following would be termed white cells not applicable? इनमें से to which of the following would be termed white cells not applicable? white cells किसमें applicable नहीं होती? एथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, ये तीनों आपकी नीचे वाली white cell मतलब WBC हैं। एथ्रोसाइट इज द रेड ब्लड cells. So first is the answer. Which individual can receive any type of blood and considered as universal recipient? गाइस देखो, ब्लड का जितना भी हमारा रहता है, जैसे ब्लड ग्रुपिंग का जितना रहता है उसमें एंटीजन एंटीबॉडी का फंडा है सारा, जिसके लिए हमें मैचिंग करनी पड़ती है, सारा कुछ करना पड़ता है। सो अगर किसी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट अगर हमें ढूंढना है तो गाइस जाहिर सी बात है जो रेसिपिएंट होगा उसके पास एंटीबॉडीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी एंटीजन आए, कोई भी मतलब बाहर से आए, कोई भी एंटीजन आए तो उसके पास अगर लड़ने के लिए एंटीबॉडी ही नहीं है तो उसे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो AB पॉजिटिव हमारा ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जिसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती।
क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तीनों तरह के एंटीजन पाए जाते हैं। आरबीसी के सरफेस पे ए वाला भी एंटीजन होगा, बी वाला भी होगा, डी वाला भी होगा, जिससे हमारा आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है। अगर तीनों एंटीजन इसके पास पहले से ही हैं तो एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यही हमारा कार्ल लैंडस्नेनर का लॉ था। उन्हें यही बोला था कि अगर एक बंदा है उसमें अगर ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट उसी के ब्लड में नहीं पाई जा सकती, क्योंकि वो दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकती, दोनों रिएक्टिविटी शो करेंगी। सो यहाँ पर ए बी पॉजिटिव के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, सो ये एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। और अगर यूनिवर्सल डोनर की बात करूँ मैं तो ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि जो ब्लड हम किसी को दे रहे हैं उसमें कोई एंटीजन है ही नहीं, तो फ़र्क क्या पड़ता है कि अगर जो रेसिपिएंट है उसके शरीर में कोई भी एंटीबॉडी हो, अगर हमारे ब्लड में एंटीजन ही नहीं है तो फिर दोनों इकट्ठे कैसे होंगे। व्हाट डज रिहेसियस पॉजिटिव रेफर है, जो हमारा रिहेसियस आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे हम बोलते हैं, ओ पॉजिटिव किसी का, बी पॉजिटिव है किसी का, ये पॉजिटिव वाला सिस्टम क्या होता है, इसमें भी क्या कोई एंटीजन एंटीबॉडी होता है या फिर क्या होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन डी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। सो फर्स्ट इज हमारा जो करेक्ट आंसर बन जाता है। द फाइनल फैक्टर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, नो, ब्लड क्लॉटिंग से आर एच पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ रेसियस एंटीबॉडी, एंटीबॉडी नहीं एंटीजन के बेस्ड हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ए डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर, फिर ये आपका अलग हीमोफीलिया से जोड़ा गया, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रोफाज, नॉट ए मैक्रोफाज। मैक्रोफाजेज वो होती हैं गाइस जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती हैं, जो हमारे एक्सटर्नल जो इन्वेड करते हैं बैक्टीरियाज वायरसेस, उनको इनगल्फ करने के लिए मैक्रोफाजेज होती है हमारे ब्लड में या अदर ऑर्गन्स में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मैक्रोफाजेज पाई जाती हैं, बट इनमें से कुफर सेल इज द मैक्रोफाज, क्योंकि कुफर सेल्स हमारे लिवर में पाई जाती हैं। मोनोसाइट्स ब्लड में पाई जाती हैं, डेंड्रियाइट्स भी हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। मेगा कैरियोसाइट्स ऐसी सेल्स हैं जो कि मैक्रोफाज नहीं होती, जो कि फैगोसाइटोसिस नहीं करती, किसी अदर बैक्टीरिया वायरस को इनगल्फ नहीं करती। मैक्रोफाज की ही फ्रेगमेंट हमारी प्लेटलेट होती हैं, छोटी छोटी फ्रेगमेंट होती हैं प्लेटलेट, जो कि मेगा कैरियोसाइट की ही ब्रेकडाउन से बनती हैं। व्हाट इज द मेजर टास्क ऑफ रेड ब्लड सेल, ब्लड में हमारी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो आरबीसी का क्या काम होता है, आरबीसी हमारी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, ये ही आरबीसी का मेन टास्क है। विच सेल इन द लिस्ट बिलो मोस्ट कॉमन डब्ल्यूबीसी, मोस्ट कॉमन डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूँ तो डब्ल्यूबीसी का हम क्लासिफिकेशन करते हैं ग्रेनुलोसाइट, जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। ग्रेन्यूल्स वाली जो होती है हमारी न्यूट्रोफिल्स होती हैं, इओसिनोफिल्स होती हैं, बेसोफिल्स होती हैं। ए ग्रेनुलोसाइट्स हमारी जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती हैं। और ग्रेनुलोसाइट की अगर बात करूँ मैं तो सबसे ज़्यादा हमारी न्यूट्रोफिल पाई जाती हैं। अराउंड 60 to 65% ऑफ द टोटल सेल्स इज न्यूट्रोफिल इज द आंसर। बेसोफिल्स बिल्कुल लेस देन 1% ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इन द ब्लड, प्लाज्मा प्रोटीन का ब्लड में क्या फंक्शन है। टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जैसे मैंने अभी बताया आरबीसी का काम होता है। टू रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये भी नहीं होता। टू एक्सक्रीट ऑस्मोटिक प्रेशर, सो हेल्प मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम लेवल। सो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं, बैलेंस करते हैं इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्सट्रांसिक फ्लूइड एंड इंट्रांसिक फ्लूइड। एक्सट्रांसिक फ्लूइड वो होता है जो आउटसाइड ऑफ द सेल्स होता है, इंट्रांसिक फ्लूइड वो होता है जो सेल्स के अंदर वाला जो हमारा बॉडी कंपोज करती है। सो इन दोनों फ्लूइड्स के बीच में एक डायनेमिक सिस्टम, मतलब एक रेगुलेशन बनाना बहुत ही जरूरी है। सो इनके लिए ही हमारा प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू एन abnormally लो नंबर ऑफ WBC काउंट, लो नंबर ऑफ WBC काउंट। अगर लो नंबर होता है किसी भी सेल्स का, चाहे WBC हो RBC हो, तो एक टर्म लगती है पिनिया, PENIA, पिनिया। जहाँ भी ये लिखा मिल जाए, मतलब
तो मतलब ये है कि सेल्स की प्रोडक्शन कम हो रही है। सो और डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी के लिए हम जो ल्यूक मतलब वाइट वर्ड जिसे हम कहते हैं, सो ल्यूकोपिनिया वैसी टर्म है जिस जो ये डिफाइन करती है अबनॉर्मली लो नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। सो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट हम प्लेटलेट के लिए वर्ड यूज करते हैं, साइटोपिनिया मतलब लो नंबर ऑफ प्लेटलेट। ए ऑप्शन में थ्रोम्बोसाइटोसिस दिया गया है। साइटोसिस मतलब एक नॉर्मल रेंज से जब हाई हाई चली जाती हैं तो हम साइटोसिस वर्ड लगाते हैं। पिनिया व्हेन लो, सो ल्यूकोसपिनिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन कार्डिक मसल एंड स्केलेटल मसल। कार्डिक मसल गाइस वो होती हैं जो हमारी हार्ट में मसल पाई जाती हैं, वो कार्डिक मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल जो हमारी जर्नल बॉडी में जो मसल्स पाई जाती हैं उन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और स्मूथ मसल्स इज डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटल मसल्स। जो हमारे कंट्रोल में जो मसल्स होती है उन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। सो इनके डिफरेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्डियक मसल आर नॉट स्ट्राइटेड। कार्डियक और स्केलेटल बोथ आर स्ट्राइटेड। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो दोनों में स्टायरेशन आपको देखने को मिलेगी। तो रॉन्ग स्टेटमेंट, कार्डियक मसल्स फाइबर आर ब्रांच्ड, दिस इज द राइट आंसर। स्केलेटल मसल्स इनवॉलेंट्री, स्केलेटल मसल्स आपकी जो वॉलेंट्री होती हैं, दे आर अंडर आवर कंट्रोल। नेक्स्ट, स्केलेटल मसल्स हैज़ इंटरकलेटेड डिस्क। इंटरकलेटेड डिस्क होती है वो हमारी कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टी होती है, न कि स्केलेटल मसल्स की। द वैल्यू बिटवीन द वॉल्व बिटवीन वेल्व, वेल्व जो होती है हमारी जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो हार्ट में मेंटेन करती है या अदर आर्टरीज में। सो वेल्व्स होती हैं बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। एट्रियम जो हमारे हार्ट के पार्ट होते हैं ऊपर वाले होते हैं एट्रिया, नीचे वाले होते हैं वेंट्रिकल, ए वी वी। सो आगे पूछा गया है पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूछा गया है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा किस साइड होगा, जहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारा और लेफ्ट ओरिकल, यहाँ इस साइड आपका हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो इस साइड कौन सी वाल्व होती है, मिट्रल वाल्व जिसे हम कहते हैं, मिट्रल वाल्व इस साइड हमारी पाई जाती है। जो लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल बीच में पाई जाती है माइट्रल वाल्व, या जिसे हम बाइकस्पिड भी कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व हमारी राइट साइड पाई जाती है। तो सेमिल्यूनर वाल्व होती हैं वो आर्टरीज में पाई जाती हैं, जो मतलब जो हार्ट से जो अरोटा में ब्लड जाता है तो वहाँ पर बैक फ्लो को रोकने के लिए सेमिल्यूनर वाल्व पाई जाती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि कार्डिक आउटपुट मतलब हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है हमारा कार्डिक आउटपुट को बढ़ाएगी। एन इंक्रीज इन सिंपैथेटिक इम्पल्स। सिंपैथेटिक इम्पल्स क्या करेंगी गाइस, हमारे हार्ट की बीटिंग को फास्ट करेंगी, और फास्ट करेंगी तो हमारा कार्डिक आउटपुट मतलब यानी 1 मिनट में कितना ब्लड निकल रहा है ब्लड से हार्ट से वो इंक्रीज हो जाएगा। एन इंक्रीज इन पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, ब्लड की जो पल्स है उसको स्लो करता है। सो ये रॉन्ग आंसर, फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ए फास्ट स्ट्रीम ऑफ इम्पल्स फ्रॉम द बैरोरिसेप्टर्स, दिस इज आल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। एन इंक्रीज इन वेजोडाइलेशन, ये भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। लास्ट क्वेश्चन, इन विच फॉर्म मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, मेजॉरिटी जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एज ए बाइकार्बोनेट के रूप में हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। सो गाइज आज का जो सेशन था वो यहीं पर और होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो सो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि ये ही मेरे को मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप तक अपने टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो, वहाँ पर भी मैं आपको ये क्वेश्चंस की कॉपी दे दूंगा। सो वी मैड एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जल्दी से उसे भी ज्वाइन कर लीजिए।